Hello friends, today in this lecture we are going to study about some new concepts about tax invoice. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ टैक्स इनवॉइस की। फॉर्मेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं बनाया है। दैट मीन्स जो सप्लायर है वो अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकता है, लेकिन कुछ आइटम्स मैंडेटरी बना रखी हैं गवर्नमेंट ने जो आपके इनवॉइस पर मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। दैट मीन्स जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, जब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें सप्लायर का नाम, एड्रेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो उस पर मेंशन होना कंपलसरी है। उसके बाद जब भी वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा उस पर सीरियल नंबर होना ज़रूरी है, और जितने भी वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा उस पर जो सीरियल नंबर मेंशन होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में होने चाहिए। सीरियल नंबर अल्फ़ाबेटिक में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में भी हो सकते हैं, या फिर आपका हाइफन डैश कोई भी सिंबल हो सकता है, और वी कैन से इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आपकी डेट ऑफ इशू मेंशन होनी चाहिए, किस दिन को आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो। अगर आप एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स भेज रहे हो तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस एंड GSTIN और उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड। रिसिपिएंट का एड्रेस अगर आपके रिकॉर्ड्स में है तो उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, उसकी स्टेट विद द कोड शुड बी मेंशन ऑन द टैक्स इनवॉइस। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड अगर आप उसको 50,000 से ज़्यादा के गुड्स सप्लाई करते हो, दैट मीन सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को 50,000 से ज़्यादा के गुड्स सेल करता है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड सप्लायर रिसिपिएंट से पूछेगा कि उसे गुड्स कौन सी स्टेट में लेके जाने हैं, सो दैट मीन्स उस स्टेट के बारे में भी मेंशन होगा। HSN कोड ऑफ गुड्स, हर एक गुड्स का एक HSN कोड होता है या फिर सर्विसेज का अकाउंटिंग कोड होता है, ये दोनों में से मेंशन होना ज़रूरी है। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो HSN कोड, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो अकाउंटिंग कोड मेंशन होना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स क्या गुड है क्या सर्विसेज है वो भी मेंशन होना कंपलसरी है। क्वांटिटी, कितने गुड्स आपने सेल करे या फिर सर्विसेज सेल करी है तो उसके बारे में भी डिटेल्स होना ज़रूरी है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट, दैट मीन्स जितने की आप गुड्स बेच रहे हो उनकी वैल्यू मेंशन होना ज़रूरी है, सर्विसेज की वैल्यू मेंशन होना ज़रूरी है, और अगर आप डिस्काउंट पे गुड्स दे रहे हो तो डिस्काउंट भी मेंशन होना कंपलसरी है टैक्स इनवॉइस पे। रेट, किस रेट पे आपने गुड्स सेल करें, 5%, 8%, 12%, जो भी रेट है, रेट की परसेंटेज मेंशन होना कंपलसरी है। क्या आपने सेंट्रल टैक्स दिया है, स्टेट टैक्स दिया है, दैट मीन CGST है या SGST है या IGST, UTGST और सेस, आपने जो भी कस्टमर से चार्ज करा है हर एक की डिटेल्स होनी कंपलसरी है। कितना टैक्स चार्ज करा है वो भी मेंशन होना ज़रूरी है। Place of supply along with the name of state in case of supply in the course of interstate trade or commerce. अगर दो स्टेट के बीच में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो उस केस के अंदर जिस स्टेट में आप गुड्स बेच रहे हो उसका नेम होना ज़रूरी है। एड्रेस ऑफ द डिलीवरी where the same is different from the place of supply. दैट मीन्स कि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट या यूटी में है तो वहाँ का एड्रेस होना भी कंपलसरी है। वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं तो ये भी मेंशन होना ज़रूरी है इनवॉइस पे। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज कंपलसरी, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड टैक्स इनवॉइस निकालते हो तो उसमें सिग्नेचर कंपलसरी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि
मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस कि आप जब भी इनवॉइस इशू करोगे तो कैसे करोगे। पहले हम बात करते हैं गुड्स के केस में। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो इस केस में 3 इनवॉइस इशू होंगी। पहली इनवॉइस को हम बोलेंगे ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी हमेशा रिसिपिएंट की होती है। उसके बाद हम इशू करते हैं डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए होती है। एंड थर्ड इज ट्रिप्लीकेट कॉपी। ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए होती है। दैट मीन्स जब भी आप गुड्स सेल करते हो और इनवॉइस इशू करते हो तो आपकी 3 कॉपीज इशू होंगी। जब आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो सर्विसेज के केस में सिर्फ 2 कॉपीज इशू होती हैं। पहली ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के लिए एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर। यहाँ पे थर्ड कॉपी जो हमने गुड्स के केस में ट्रांसपोर्टर की सीखी थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के जैसा कुछ नहीं होता, तो दैट मीन्स हमारी थर्ड कॉपी ट्रांसपोर्टर की नहीं होती। नाउ लेट्स सी द सैंपल ऑफ टैक्स इनवॉइस। जैसे कि हमने अभी बात करी है टैक्स इनवॉइस में, आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आपका कंपनी का नेम है, जो भी सप्लायर है उसका नाम है, उसका GSTIN है, ब्रांच है और उसका पैन कार्ड मेंशन है। यहाँ पे आप देखोगे इनवॉइस की डेट मेंशन है, इनवॉइस नंबर दैट मीन सीरियल नंबर मेंशन है, कस्टमर का नेम मेंशन है, रजिस्टर्ड कस्टमर है तो रजिस्टर्ड कस्टमर का GSTIN भी मेंशन है। बिलिंग एड्रेस देखिए, उसके बाद देखिए कौन सा गुड्स है, गुड्स की डिटेल है, HSN कोड मेंशन होगा, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करिए, रेट, डिस्काउंट है डिस्काउंट मेंशन होगा, टैक्सेबल वैल्यू, SGST का रेट मेंशन होगा, CGST का आप देख सकते हो रेट है, सेस का रेट होगा, प्लस CGST, SGST और सेस सबका अमाउंट होगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा, टोटल टैक्स, टोटल इनवॉइस, प्लस यहाँ पे मेंशन होगा डुप्लीकेट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है या ट्रिप्लीकेट कॉपी है। अगर रिवर्स चार्ज पे बेसिस पे आपको टैक्स देना है तो आप ये भी लिखोगे टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एंड लास्ट में आपके सिग्नेचर होंगे। ये जो फॉर्मेट है कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, सप्लायर अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकता है, बट ये सारी चीजें उस फॉर्मेट में मेंशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की। पहले की हम बात करेंगे रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस कब इशू होती है? सेकंड, बिल ऑफ सप्लाई। थर्ड, रिसिप्ट वाउचर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। फोर्थ, रिफंड वाउचर इफ नो सप्लाई इज मेड आफ्टर इशू ऑफ रिसिप्ट वाउचर एंड नो सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस इज इशूड इन परसुएंस देयरऑफ। एंड लास्टली हम बात करेंगे रिसिप्ट ऑफ इशू की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस आफ्टर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। ये कह रहा है कि आप रिवाइज्ड इनवॉइस कब इशू कर सकते हो। तो एज पर द रूल्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice in respect of taxable supplies effected during the period starting from the effective date of registration till the date of issuance of the certificate of registration. This provision is necessary as a person who becomes liable for registration has to apply for registration within 30 days of becoming liable for registration. इसका मतलब है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन लायबल हो जाता है अंडर सेक्शन 22 फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन से वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए और जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, अगर उसके बीच में उसने कोई भी सप्लाई करी है तो वो जिस दिन भी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर फ्रेश रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज्ड इनवॉइस इसलिए इशू करता है क्योंकि उसको ITC का बेनिफिट लेना होता है। अगर वो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू नहीं करेगा तो उसे ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में जितनी भी सप्लाई होती है उसके लिए वो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए ने मई के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करा था और दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया था। उसकी टर्नओवर 40 लाख पहुंच जाती है ऑन 1 अगस्त। सो एज पर द रजिस्ट्रेशन रूल्स अगर किसी की भी टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख क्रॉस कर लेती है देन ही इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। अब वो 1 अगस्त को लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब उसके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है, उसको 30 डेज के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। सपोज करते हैं वो 10 अगस्त को एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर रजिस्ट्रेशन और 18 अगस्त को उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अब वो लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अगस्त 2020 को। अब 1 अगस्त 2020 से 18 अगस्त 2020 तक उसने जितनी भी सप्लाई करी होगी उसका वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है विद इन 30 days स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त 2020। So we can say that Mr. A can issue tax invoice in respect of supply of goods which he has made from 1st August till 18th August, and for that revised invoices he can avail the benefit of input tax credit. Next हम बात करते हैं consolidated revised tax invoice की। जैसे कि हमने अभी बात करी है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस होता है कि जिस दिन से आप लायबल होते हो और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके बीच में जितनी भी आपने सप्लाई करी है उसकी आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि अगर आपने बहुत सारी सेल करी है तो उसके बदले में आप एक सिंगल टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन can issue consolidated tax invoice in respect of all taxable supplies made to an unregistered recipient during such period for supplies between date of grant of certificate of registration and effective date of registration। Meaning कि अगर आपने उस टाइम पीरियड के बीच में अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स बेचे हैं तो आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो, आपने अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सपोज करो फर्स्ट सप्लाई करी, सेकंड सप्लाई करी, थर्ड सप्लाई करी, फोर्थ सप्लाई करी, दैट मीन्स आपने 4 बार गुड्स बेचा। आप अब 4 टैक्स इनवॉइस ना इशू करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस सिर्फ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को ही इशू हो सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स बेच रहे हो तो आप इशू नहीं कर सकते। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते हो तो consolidated tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipient if the value of supply exceed rupees 2,50,000। अगर आपकी सप्लाई 2,50,000 से ज़्यादा की है और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, चाहे आपने वो सेल अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को ही क्यों ना करी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो टैक्स इनवॉइस की। यहाँ पे वो कह रहा है नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ वैल्यू इज लेस देन ₹200 बट अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड। यहाँ पे अगर आपकी सेल, आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एक दिन के अंदर 200 से कम है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो।
लेकिन ये कंडीशंस तभी वैलिड होंगी, आप टैक्स इनवॉइस तभी इशू नहीं करोगे अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपको उसको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, चाहे अमाउंट 200 से कम हो। लेकिन अगर अमाउंट 200 से ज़्यादा है और आप अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स सेल कर रहे हो, तब भी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी है। ये कंडीशन खाली तब होगी, आपको टैक्स इनवॉइस तब इशू नहीं करनी अगर अमाउंट 200 से कम है। लेकिन अगर 200 से कम होने के बाद भी अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट आपसे टैक्स इनवॉइस की डिमांड करता है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है बेकरी के लिए और वो फॉलोइंग सप्लाईज करता है, दैट मीन्स सेल कर रहा है। पहला वो सेल कर रहा है XYZ लिमिटेड को केक्स फॉर ₹150। अब आप यहाँ पे देखोगे अमाउंट 200 से कम है, लेकिन आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, तो इस केस में आप उसे टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। सेकेंड केस है, आप मिस्टर ए जो अनरजिस्टर्ड है उसको बिस्किट सप्लाई कर रहे हो फॉर ₹140। यहाँ पर आपका अमाउंट 200 से कम है, तो आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ए आपसे डिमांड करता है टैक्स इनवॉइस की, तब आपको 200 से कम होने के बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। थर्ड केस लेते हैं, मिस्टर ए जो अनरजिस्टर्ड है उसको आप बिस्किट सेल कर रहे हो फॉर ₹280। यहाँ पर आपका अमाउंट 200 से ज़्यादा का है, तो इसलिए आपको इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब है कि आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो। यहाँ पे वो कह रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस इफ, दैट मीन्स कंडीशंस है कि वो कब बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। पहला है सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज डन, मतलब अगर एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सेल करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई वो इशू कर सकता है। या फिर गुड्स आर सप्लाइड बाय अ कंपोजिशन डीलर, अगर एक कंपोजिशन डीलर गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वो भी टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वो बिल ऑफ सप्लाई क्यों इशू कर रहा है। यहाँ पर सप्लायर बिल ऑफ सप्लाई इसलिए इशू कर रहा है क्योंकि अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है तो वो कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। अगर वो कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो उसे गवर्नमेंट को भी टैक्स डिपॉजिट नहीं करना, तो टैक्स इनवॉइस की जगह वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। सेकेंडली, अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो भी वो कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता और उसको गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देना, तो इसलिए वो टैक्स इनवॉइस की जगह आपका बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। लेकिन अगर वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम है तो उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, दैट मीन्स उसे मेंशन करना है कि वो कंपोजिशन सप्लायर है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि यहाँ पर आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकते हो। कंडीशन है अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल करता है तो वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। दैट मीन्स अगर आप किसी से एडवांस पेमेंट लेते हो तो आपको उसके बदले में रिसिप्ट वाउचर इशू करके देना पड़ेगा। A registered person shall issue receipt voucher or any other document containing such particular evidencing receipt of such payment. That means अगर आपने किसी से एडवांस पेमेंट ली है तो एज अ प्रूफ आपको रिसिप्ट वाउचर देना पड़ेगा। अगर आपने जब आपने एडवांस पेमेंट ली है उस टाइम पे अगर आप
रेट ऑफ टैक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते या फिर आप रेट ऑफ टैक्स आपको नहीं पता, तो इस केस में आप 18% का रेट ऑफ टैक्स लगाओगे। और अगर आपको नेचर ऑफ सप्लाई भी नहीं पता, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। दैट मीन्स आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, तो आप एडवांस लेते हुए उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानोगे। नेक्स्ट है आपका रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर मीन्स इफ नो सप्लाई इज मेड आफ्टर इश्यू ऑफ रिसिप्ट वाउचर, दैट मीन्स आपने रिसिप्ट एडवांस लिया उससे, उसको रिसिप्ट वाउचर दे दिया, लेकिन रिसिप्ट वाउचर के बाद आपने उसको गुड्स की सप्लाई ही नहीं करी। एंड नो सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस, ना आपने गुड्स सप्लाई करा ना ही आपने टैक्स इनवॉइस दी। In pursuance thereof, then the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher. तो आप क्या करोगे, आप उसको पेमेंट के बदले में रिफंड वाउचर इशू करोगे। इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट ने सप्लायर को पहले एडवांस पेमेंट करी, तो अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर रिसिपिएंट को रिसिप्ट वाउचर देगा। अब सप्लायर ने एक रिसिप्ट वाउचर दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, ये प्रूफ दिखाते हुए कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को एडवांस पेमेंट दी है, लेकिन सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर पाया एंड टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे पाया, तो इस केस में सप्लायर क्या करेगा, रिसिपिएंट को एक रिफंड वाउचर दे देगा। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट टू इशू। रिसिप्ट ऑफ इशू कह रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट की ड्यूटी है कि उसे टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम सीखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। इसका मतलब है इट इज परमिसेबल फॉर कंसाइनर टू इशू अ डिलीवरी चालान इन लीव ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। दैट मीन्स आपको यहाँ पे अगर आपकी फैक्ट्री गोडाउन से गुड्स दूसरी जगह जा रहे हैं और आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप टैक्स इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान भी दे सकते हो। पहली कंडीशन है सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर इज नॉट नोन। मीन्स अगर आप लिक्विड गैस सप्लायर हो और आप लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो और सप्लाई करते हुए आपको क्वांटिटी नहीं पता, तो आपको टैक्स इनवॉइस की जगह आप डिलीवरी चालान भी इशू कर सकते हो। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, विच मीन्स कि आप जॉब वर्कर के पास अपने गुड्स भेज रहे हो कुछ काम कराने के लिए, तो जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजोगे उसके पास, तो आपको टैक्स इनवॉइस की जगह आप डिलीवरी चालान भी इशू कर सकते हो। एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अगर आप सप्लाई के अलावा किसी और रीजन से गुड्स भेज रहे हो, तब भी आप डिलीवरी चालान इशू कर सकते हो। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपकी फैक्ट्री दिल्ली में है एंड आपका शोरूम भी दिल्ली में है। फैक्ट्री और शोरूम दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन से है, तो जब भी फैक्ट्री से शोरूम सामान जाएगा वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, और ऐसे केस में जब भी फैक्ट्री से आप सामान को शोरूम तक से भेजोगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तब आप डिलीवरी चालान इशू कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे वो कह रहा है डिलीवरी चालान शैल बी prepared in triplicate in case of supply of goods in the following manner। ओरिजिनल कॉपी हम इशू करेंगे फॉर द कंसाइनी, डुप्लीकेट कॉपी फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर द
कंसाइनर। हमारे यहाँ पर सेम रूल्स चलेगा जो हम गुड्स के केस में करते थे। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.